ये सलाह दी गई है आपको बीईएल को लेकर के। नेक्स्ट हम बढ़ लेते हैं जियो फाइनेंशियल्स की तरफ। यहाँ पर भी खबर निकल कर के आई कि अलायंस के साथ इन्होंने 50% की हिस्सेदारी के लिए जॉइंट इंश्योरेंस वेंचर के जॉइंट वेंचर को मंजूरी दी है। सर ऐसे में जियो फाइनेंशियल की अगर हम बात करें, अभी हम देखें तो इसमें 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। 245 के लेवल पर पोजीशन बनाई जा सकती है सर फ्रेश एंट्री। देखिए, वही लोग करें जो थोड़ा लंबा सोचते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता नहीं रिजल्ट्स के बाद कोई बड़ी री-रेटिंग आएगी। देखिए, ये बिज़नेस ऐसा है कि अगले डेढ़ 2 साल में जियो फाइनेंस बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बिज़नेस को ग्रो करेगा। इनकी बैलेंस शीट साइज़ बहुत बड़ी है, करीबन 1.5 लाख करोड़ का बैलेंस शीट है, रिलायंस इनकी पेरेंट कंपनी है। तो अपॉर्च्युनिटी तो बहुत है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि कोई बड़ी अपसाइड आएगी नहीं। हाँ, अगर 12-18 महीने का टाइम फ्रेम लेके कोई काम करता है, तो निचले लेवल पे डेफ़िनेटली करिए। ग्रुप बड़ा है, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बड़ी है, तो इसमें पैसा ज़रूर बनेगा, बट टाइम लंबा रखना है। चलिए सर, हम एक इस पे भी हम ज़रा आपकी राय समझना चाहेंगे। अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, इस पर आपकी क्या राय रहेगी सर? 922 पर चल रहा है। कल के सेशन में भी हमने देखा एक रफ्तार आती हुई नज़र आई, अभी भी 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा सर इसमें? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ट्रेंड चलेगा, क्योंकि ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। पिछले 1-2 दिनों में कंपनी ने न्यूज़ की है कि इनकी लिथियम बैटरी प्लस इनका जो सस्टेनेबल एनर्जी वाली बैटरी है, वो भी टेलीकॉम में भी यूज़ हो रही है। प्लस वेरी सून ये फ्यूल सेल भी बनाने वाले हैं, तो इसका असर तो पॉज़िटिवली आएगा। बट देखिए, ये सारी चीज़ें नंबर को रिफ्लेक्ट करने में कम से कम 6-12 महीना ज़रूर लगेगा, और मुझे लगता है कि शेयर शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी काफ़ी जल्दी भाग चुका है, तो अभी शायद थोड़ा-सा और भागे और उसके बाद थोड़ी मुनाफ़ा वसूली भी आ सकती है। तो मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी ऑलरेडी मूव हो चुका है। यहाँ से अगर किसी को डिलीवरी में लेना है, तो थोड़ा इंतज़ार करिए, थोड़ा प्राइस को करेक्ट होने दीजिए, तब मौके आपको मिलेंगे। चलिए ठीक है। अविनाश सर, हमारे दर्शकों के भी बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, एक-एक करके आपकी सलाह उस पर भी जानना चाहेंगे। अश्विनी जोशी जी सबसे पहले पूछ रहे हैं कि सर आपको लग रहा है कि निफ्टी जो है वो 24,000 से नीचे के लेवल्स दिखा सकता है? अगर मान के चलिए क्रूड $120 हो गया और अगले 8-10 दिन में कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है ईरान यूएस के बीच में, तो डेफ़िनेटली मार्केट गिर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, ये जो भी रैली हुई थी, वो उम्मीद पे हुई थी। अगर हुँ, 8-10 दिनों में कोई सॉल्यूशन आता नहीं है, तो डेफ़िनेटली 24,000 को टूटने में कोई दिक्कत होगी नहीं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर के सर ये जानना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से प्राइस पर बाय कर सकते हैं? देखिए, कोटक बैंक मुझे लगता है कि एग्ज़ैक्ट प्राइस बताना डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप एक एसआईपी करिए और कम से कम 1.5-2 साल का नज़रिया रखिए। आप एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदिए, आपको एवरेज प्राइस डेफ़िनेटली अच्छी मिलेगी, क्योंकि आप पूरा जो इन्वेस्टमेंट है, वो एक शॉट में मत करिए। हुँ। 10% 15% जो भी आप निवेश करना चाहते हैं, वैसे खरीद के आप अपना पोज़ीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके सर, इन्वेस्टमेंट पर्पस से इन्होंने पूछा है और कोटक बैंक स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं। आपसे भी हमने बात की तो आपने कई सारे पीएसयू के अलग-अलग नाम भी मेंशन किए हैं। तो क्या कोटक एक सही बेट है या फिर आपने जो रिकमेंडेशन दी है वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है? देखिए, मेरे ख़्याल से जब भी आप पोर्टफ़ोलियो बनाते हो, तब आप एक बैंक के ऊपर पूरा पैसा लगाओगे, तो वो रिस्की हो सकता है। तो आप सरकारी और प्राइवेट दोनों इंक्लूड करिए। एसबीआई है, उसके बाद कैनरा बैंक है, छोटे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। प्राइवेट में अगर आपको चाहिए तो कोटक और आईसीआईसीआई बैंक, तो थोड़ा-थोड़ा निवेश करके एक बास्केट करिए, इससे आपको डेफ़िनेटली ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके। आईडीबीआई बैंक को लेकर के सर एक सवाल आया है। इन्होंने 160 के लेवल पर बाय किया हुआ है सर, अभी काफ़ी नीचे आ चुका है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव समझना चाह रहे हैं सर इस काउंटर में। देखिए, लॉन्ग टर्म तो इस बैंक का फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि अभी नतीजे भी काफ़ी अच्छे आ गए हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनका जो स्ट्रैटेजिक सेल था, वो गवर्नमेंट ने कैंसल कर दिया है। वही कारण था कि शेयर में भारी गिरावट आई है। अभी वापस गवर्नमेंट सोच रही है कि कोई दूसरा इन्वेस्टर के साथ ये बात करे, तो जब तक कोई नया स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर आता नहीं है, जब तक गवर्नमेंट अपना मन नहीं बनाती है इसको बेचने के लिए, तब तक शेयर थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड दिखाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए बैंक बहुत अच्छा है। अगर आपका नज़रिया कम से कम साल, 1.5 साल का है, तो बैंक ज़रूर अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिखाएगा। बट शॉर्ट टर्म में ये जो स्ट्रैटेजिक सेल का डिसीज़न कैंसल हुआ है, ये मार्केट को हुँ। पसंद नहीं आया। वही कारण है कि शेयर डाउन है। चलिए ठीक है, तो यानी कि आप अपनी पोज़ीशन को होल्ड करके रख सकते हैं अगर आपका टाइम होराइज़न जो है वो 1 से 1.5 साल के लिए है। नेक्स्ट सिद्धार्थ शर्मा जी, ये भी हमारे प्राइम दर्शक हैं। अभी आपने सर महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम मेंशन किया था, क्या करंट लेवल पर एंट्री की जा सकती है? इनका सवाल है।
नहीं, बिल्कुल अगर आपका साल भर का टाइम फ्रेम है तो एम-एन-एम डेफिनिटली आप खरीद लीजिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि देखिए एक समय पे पूरा पैसा मत लगाइए। अगर जो भी राशि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसको स्टैगर्ड मैनर में खरीद लीजिए क्योंकि ऑलरेडी शेयर भाग चुका है 3000 से मेरे ख्याल से अभी 3250 है। तो अगर आपको अच्छा प्राइस चाहिए तो थोड़ा-थोड़ा करके खरीद लीजिए। नंबर्स हुँ। एम-एन-एम के बहुत बढ़िया आएँगे और मुझे लगता है आने वाला साल भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं राज सांवल जी का। इनका सवाल है सर कि ये बाय करना चाहते हैं किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़, तो क्या बाय कर सकते हैं अभी? देखिए, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है और सारे मेरे ख्याल से दूसरे किर्लोस्कर ग्रुप की कंपनीज़ में इनका स्टेक है। तो यहाँ पे मैं जी। इनको यही कहूँगा कि नज़रिया कम से कम 1.5-2 साल रखिए क्योंकि बाज़ार में से ये किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ का जो स्टॉक है वो काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी भाग भी चुका हुँ। है। तो मैं कहूँगा कि आपका नज़रिया थोड़ा लंबा रखिए क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज़ इनके इन्वेस्टमेंट बास्केट में है, वो जब बढ़ेंगी तभी इनको बेनिफिट होगा और इनके लिए इनकम तो सिर्फ़ डिविडेंड ही होता है। तो 1.5-2 साल का नज़रिया किसी के पास है तो निचले लेवल पे ज़रूर ऐड करिए। चलिए ठीक है, तो नेशनल लेवल पर आप किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ को देख कर के चल सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ग्लेनमार्क फार्मा 2108 के लेवल पर इन्होंने बाय कर रखा है सर। आने वाले समय में कैसा लग रहा है? नहीं देखिए, सीडीएमओ स्पेस में प्लस यूएस मार्केट में ग्लेनमार्क का काफ़ी बड़ा एक्सपोज़र है। मुझे लगता है कि आपका टाइम फ्रेम अगर साल भर का है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। डेफ़िनेटली कंपनी अच्छा काम करेगी। अभी Q4 के नंबर्स आए नहीं है, लेकिन नंबर्स अगर ठीक-ठाक और अच्छे आते हैं, तो नियर टर्म में भी स्टॉक में थोड़ी-सी बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक होल्ड करिए। ये स्टॉक में मुझे लगता है अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम लेके डिलीवरी ट्रेड ओके, सर यहाँ पर आपने मेंशन किया कि अगर आपका टाइम फ्रेम जो है वो थोड़ा-सा लंबा है तो बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्टॉक नज़र आ सकते हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी पूछ रहे हैं कि सर कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? कि शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं कहूँगा देखिए इस मार्केट में अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो, तो ही आप पैसा बनाओगे। तो मैं कहूँगा कि देखिए नॉर्मली जब रिज़ल्ट आते हैं, जैसे आज इन्फोसिस का रिज़ल्ट आने वाला है। आप इन्फोसिस में पोज़ीशन ले लीजिए न नंबर अगर अच्छे आ गए तो आपको 3-4% का मूव ज़रूर मिलेगा। हालाँकि मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट हूँ नहीं, बट मैं आपको वही बोलता हूँ कि यू हैव टू बेट ऑन सम न्यूज़ उसके बाद ही आपको शॉर्ट टर्म में ट्रिगर मिलेगा। तो रिज़ल्ट्स एक अच्छा समय होता है जब आप कोई कंपनी के ऊपर बेट करते हो। अभी रिज़ल्ट्स आए नहीं है, तो इन्फोसिस अभी निचले लेवल पे चल रहा है, जैसे ही अच्छे नंबर आएँगे, आपको अच्छा नंबर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। बट ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि रिज़ल्ट कैसे आएगा। अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है, तो आपको 2-3% का मूव तो कंफर्टेबली आज मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सुधा वर्मा जी का क्वेश्चन आया सर एमआरपीएल को लेकर के 192 की बाइंग प्राइस है इनकी, जानना चाह रही हैं आगे के टारगेट्स क्या रहेंगे? पिछले 1 हफ्ते में अच्छा मूव आता हुआ तो नज़र आया सर इसमें, 8.5% से ज़्यादा की तेज़ी आज भी हम देख रहे हैं, 2.13% अपसाइड इस पे देखने को मिल रही है। इनके बाइंग प्राइस के आस-पास ही नज़र आ रहा है। आगे के टारगेट्स आप यहाँ क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर क्रूड बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो इनके लिए दिक्कत ही होगी क्योंकि इनके लिए क्रूड रॉ मटेरियल है, इनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं इनको यही कहूँगा कि अगर मान के चलिए कि इनको एक 4-5 रुपया ऊपर ये स्टॉक जाता है, थोड़ा-सा तो आई थिंक प्रॉफ़िट बुक कर लीजिए क्योंकि माहौल तो काफ़ी वोलेटाइल है। अगर क्रूड वापस 103-4 डॉलर से 110-108 डॉलर जाता है, तो हुँ। इमीडिएटली नेगेटिव इम्पैक्ट आपको सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, रिफाइनरीज़ पे आएगा। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा तो आई थिंक अगर मुनाफ़ा ऊपरी लेवल पे मिलता है, तो थोड़ी पोज़ीशन हल्की करें, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। चलिए ठीक है, तो ये सलाह देख कर के चल सकते हैं आप। नेक्स्ट दिव्यांशु जी का सवाल ले लेते हैं, केपीआई ग्रीन एनर्जी बाय करना चाहती हैं सर ये। अभी हम देखें तो इस बाज़ार डाउन चल रहा है, लेकिन इस पे जो आधे परसेंट की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। 457 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। अविनाश सर आपसे समझना चाहेंगे, क्या बाय किया जा सकता है इस काउंटर को? देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में ये काफ़ी बड़ा प्लेयर है और पावर जनरेट करता है सोलर एनर्जी से। तो कहीं न कहीं देखिए नज़रिया थोड़ा मीडियम टर्म रखिए क्योंकि अभी क्रूड के प्राइसेज़ जब बढ़े हैं, तभी रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स चले और ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी फ़ोकस कर रही है। तो मेरा मानना है कि आपका नज़रिया कम से कम 12-15 महीने रखिए। अच्छा ग्रुप है, अच्छा पोज़ीशनिंग है, बट आपका ये डिलीवरी ट्रेड होना चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सर जेएमडीसी को लेकर के।